आज इनसाइड आउट में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह चौधरी ज़का अशरफ। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है उसका अगर देखा जाए तो मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उसका क्रेडिट देता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। कैसे देखते हैं ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं मिसबा उल हक वगैरह और दूसरे जो खिलाड़ियों के दरमियान? जो ग्रुपिंग होती है जो एक दीमक की तरह होती है, बोर्ड को भी खा जाएगी और टीम को भी खा जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह चौधरी ज़का अशरफ, जिनके दौर में पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसका ग्राफ काफ़ी बुलंद था, लेकिन अब जो मौजूदा हालात उसके मुताबिक देखते हैं कि उनके बारे में क्या राय रखते हैं। जी ज़का साहब, सबसे पहले तो हमें वक्त देने का शुक्रिया। किस तरह देखते हैं कि आपके दौर में जो क्रिकेट का मेयार था वो खासा बुलंद था, लेकिन अब जो हालात हैं वो आपके सामने, और लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामला को बेहतर बनाना होगा वरना इसका जो हाल है वो हकी जैसा हो जाएगा। जी, सबसे पहले तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, दो चेयरमैन नहीं होते। और ये सारा बड़ा शुरू हुआ था जब नजम सेठी साहब नवाज शरीफ साहब लाए थे, और ये क्रिकेट बोर्ड में एक चेयरमैन होता था और बाकी नीचे डायरेक्टर्स होते थे या बोर्ड होता था। तो मियाँ साहब ने नजम सेठी को लाना चाहते थे। मैं इलेक्टेड चेयरमैन था, मुझे हटा नहीं सकते थे। तो मामला अदालतों में गया, अदलिया मेरे हक़ में फ़ैसला करती थी, गवर्नमेंट उसके बाद वो फ़ैसले को, उसकी नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी वो उस फैसले की धज्जियाँ बखेर रहे थे, कोई परवाह नहीं करते थे। और इस हद तक कि दो दफ़ा मैं हाई कोर्ट से जीता, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया तो उधर मैंने देखा कि गवर्नमेंट ऑल आउट है, क्योंकि वो चाहती है किसी सूरत में भी नजम सेठी को चेयरमैन रहना चाहिए। तो मैंने फिर कोर्ट में एक वॉलंटरी प्रपोज़ल दी कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट मुझे नहीं चाहती तो मैं नहीं चाहता क्रिकेट का नुकसान हो। तो मैंने कहा कि चलो मैं वॉलंटरली छोड़ देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में ये हमारे साकिब निसार साहब उस वक्त चीफ उसको प्रिजाइड कर रहे थे कोर्ट को, लेकिन मैंने कहा कि नजम सेठी भी ना हो। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो कंसेंसस से डिसीजन हो रहा है तो इस पर चलें। और नजम सेठी ने एक दिन का टाइम लिया, फिर वो नवाज शरीफ से पूछ के आए और उन्होंने कहा ठीक है जी, हम दोनों ही, मैं भी तैयार हूँ। तो इस तरह वो मामला ख़त्म हुआ। लेकिन फिर नवाज शरीफ ने क्या किया कि क्रिकेट बोर्ड में एक चीफ़ एग्जेक्टिव का अहदा बना दिया, चेयरमैन लगा दिया शहरयार साहब को, जो एक बुज़ुर्ग आदमी थे, और ये चीफ़ एग्जेक्टिव का एक नया अहदा बना के चेयरमैन नहीं लगा, चीफ़ एग्जेक्टिव आ गया। और चीफ़ एग्जेक्टिव लेके तो चेयरमैन की सारी पावर्स इसके पास आ गई। तो फिर मैंने तो फिर इसको नहीं किया। मैंने कहा काफ़ी ऑलरेडी लंबा हो चुका है, नुकसान भी हो चुका है क्रिकेट का, तो मैंने फिर छोड़ दिया इसको। तो उसके बाद ये चीफ़ एग्जेक्टिव का ओहदा एक तैयार हो गया। तो जब मौजूदा गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एहसान मानी साहब को उसका चेयरमैन लगाया। तो जब एहसान मानी साहब आए तो आई डोंट नो ये वसीम साहब उनको कहाँ से मिले, उनको लेके आ गए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि अगर एहसान मानी साहब को गवर्नमेंट ने लगा दिया था तो उनको फिर एज ए चेयरमैन अपने जो अख्तियारात हैं उसको एग्जीक्यूट करके बोर्ड की बेहतरी के लिए आगे चलना चाहिए था। तो एक चीफ़ एग्जेक्टिव का अहदा तो बेमानी है, फजूल है। या चेयरमैन एक हो या दूसरा हो, तो एक चेयरमैन होना चाहिए, दो चेयरमैन की ज़रूरत नहीं है। जब दो चेयरमैन होंगे इख्तलाफात भी होंगे, और अब मैं देख रहा हूँ टीवी में आ रहा है कि इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। तो मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि दो चेयरमैनों की ज़रूरत नहीं है, एक ही चेयरमैन होना चाहिए, और वो उसकी जो भी डिस्क्रिशन है, अपनी पावर का इस्तेमाल करे और क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करे। तो अब वो मेरी बात वो भी सही साबित हुई। और दूसरी चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि जो भी बोर्ड के डिसीजंस हैं वो मेरिट पे होने चाहिए। मतलब आप टीम की सिलेक्शन ले लें, कोई चीज़ ले लें, कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए। और अब मैं सुन रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी सिफारिशें आ रही हैं और बहुत सारे इलाकों से आ रही है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो सिफारिशें आ रही हैं वो क्रिकेट बोर्ड में टीम की सिलेक्शन में हर जगह हर सतह पे सिफारिशें हो रही है।
जब सिफारशी होंगी तो फिर उसका जो सिफारशी लोग आएंगे उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी। जब तक आप मेरिट पे नहीं रखेंगे तो टैलेंट ऊपर नहीं आएगा। बहरहाल ये इनका इस तरह चल रहा है। और फिर दूसरी चीज़ देखें कि 40-45 लाख रुपया सैलरी दे के एक चीफ एग्जेक्टिव ले आए हैं, क्या ज़रूरत थी आपको? चेयरमैन है जिसकी कोई सैलरी नहीं होती, कुछ नहीं होता सिवाय उसके जो प्रिविलेजेस उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो हैं। तो वो आए थे, ज़रूरत क्या थी इसको चीफ एग्जेक्टिव लाने की? और दो बंदे बोर्ड चला रहे हो, फिर उनकी आप पसंद नापसंद। चेयरमैन तो बेख्तियार हो गया, या फिर मानी साहब घर चले जाएं या वसीम साहब चले जाएं, तो एक बंदा होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इन्होंने जो सबसे बड़ा मेरे नज़दीक ब्लंडर किया कि इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दिया बोर्ड ने। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म होने से क्या हो रहा है कि जितने खिलाड़ी थे बेचारे, जिनकी तनख्वाहें लगी हुई थी, सैलरीज थी, वो सब बेरोज़गार हो गए। अब बेरोज़गार होकर कोई ऊबर चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है। तो मुझे ये तो देख के सोच के कई दफ़ा देखा है, एक वाकई शर्म आती है। एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क की खिदमत की हो, इस मुल्क के लिए खेला हो, आज उसको आप जलील करके तो सड़कों पे छोड़ दिया है कि भीख मांगे जाके। तो ये तो मतलब मेरे नज़दीक तो ये बहुत बड़ा गलत है और जुर्म भी है, और अपने खिलाड़ियों की एक तजलील करने वाली बात है जो ये कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने कहा है जी कि रीजन की क्रिकेट होगी, तो मैंने तो उस वक्त भी तजवीज़ दी थी कि आप रीजन की जो क्रिकेट होती है उसको और डिपार्टमेंट क्रिकेट को इकट्ठा कर दें, मर्ज कर दें, ताकि खिलाड़ियों को सैलरी भी मिलती रहे, एक चेयरमैन बन जाए और एक वाइस चेयरमैन हो जाए अपने रीजन का, वो मिल के चले और खिलाड़ियों को भी रोज़गार चलता रहे। और जो बोर्ड वाले हासिल करना चाहते हैं कि जी उसकी शनाख्त एक रीजन की होनी चाहिए, ना कि डिपार्टमेंट्स की हो, तो रीजन की शनाख्त भी आ जाती और चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ डिपार्टमेंट भी आ जाता। तो दोनों चीज़ें उससे मसले हल हो रहे थे। और मैंने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, काफ़ी साल पहले भी कहा, लेकिन बहरहाल किसी ने उस पर अमल नहीं किया। और उसके जो नुकसानात हुए वो आपके सामने हैं कि आप देख लें खिलाड़ियों के साथ क्या हाल हो रहा है। कोई मेरिट पे सिलेक्शन नहीं है, दो चेयरमैन हैं, पैसे अखराजात इतने ज़्यादा हो रहे हैं जिसका आप शुमार नहीं कर सकते, और जो बोर्ड के रिज़र्व्स हैं वो नीचे गिरते जा रहे हैं। तो क्या हम फिर कल को आईसीसी से भीख मांगेंगे कि भाई क्या है? और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है उसका अगर देखा जाए तो मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उसका क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। काश मेरे दौर में भी अगर वो आर्मी चीफ होते और ये सिचुएशन होती तो आज हमने काफ़ी साल पहले, 8-10 साल पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट ले आनी थी। आप ये देखें, जब बांग्लादेश को मैंने राज़ी किया, बांग्लादेश जहाज़ में सवार हो रहा था, हम यहाँ क्रिकेट के स्टेडियम में तैयारियाँ कर रहे थे, तो नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। जब उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर आईसीसी क्या दूसरे के खलबली मच गई, और साथ ही बांग्लादेश के जो लोग हैं वो जहाज़ पे चढ़ते चढ़ते उतर गए। उन्होंने कहा हम नहीं जाते, हमने अपने बच्चे मरवाने के लिए भेजने हैं उधर। तो ये होती है। और देखने वाली चीज़ ये होती है, इसमें कोई सियासत नहीं है, कुछ नहीं है। क्रिकेट हर पाकिस्तानी का पैशन है, और क्रिकेट आगे चलती है तो उसके लिए हर बंदे को, हर पाकिस्तानी को, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे फ़ौज में है, चाहे पुलिस में है, हम सब एक हैं। हमने सब ने मिल के आगे चलना है और इस मुल्क को एक मजबूत और ताकतवर बना के आगे चलना है, और पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त हमने कायम करानी है। और मतलब इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में, जो सिफारिशों के भीड़ चढ़ के तो सारा ज़ाया हो जाता है। जगा साहब, कैसे देखते हैं कि जो मामलात कोचेज़ के हवाले से चल रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले हेड कोच मिसबाह के साथ उसको चीफ सेलेक्टर भी बनाया, दोबारा उनसे जब परफॉर्मेंस का जो मैयार था इतना अच्छा नहीं हुआ तो उनसे चीफ सेलेक्टर को उधर वापस ले लिया। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अब उनको हेड कोच को उधर से भी हटाया जा रहा है। तो इस तरह मामला किस तरह टीम बेहतर आएगी इसमें कोई शक नहीं है कि मिसबाह और हफीज़ की बड़ी अच्छी जोड़ी थी। एक कैप्टन था, एक वाइस कैप्टन मैंने बनाए थे, और इसमें बहुत टैलेंट है। उसने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और अच्छा कप्तान था हमारा पाकिस्तान टीम का। लेकिन
सबसे पहले तो आप ये देखें कि कोच और सिलेक्टर एक नहीं होना चाहिए। जब इसको बनाया था तो मैंने उस वक्त भी ये स्टेटमेंट दी थी कि ऑल दो मिसबाह एक अच्छा टैलेंट का खिलाड़ी भी है, लेकिन उसको एक ओहदा दे। अगर वो कोचिंग के लिए क्वालिफाइड है, लेवल 3-4 अगर किया है तो कोचिंग में आ जाए, वरना सिलेक्टर बन जाए। कोचिंग में प्रोफेशनल कोचिंग होनी चाहिए। जो आप देखें, अगर लॉफ्रो में जो इंग्लैंड में जो एकेडमी उसमें जाएं, मैं तो उसको पूरा एक स्टडी किया था उस वक्त, तो वो एक एक प्लेयर का फुटवर्क, उसका पाँव, बॉलर का किधर आता है, क्या होता है, उसको सिलेक्ट ठीक करते हैं। हमारे तो यहाँ अभी वो लेवल नहीं है उस तरह, इतनी टेक्निकल तरीके से नहीं चलते। लेकिन मैं उस तरफ चाह रहा था, क्योंकि मेरा तो 1.25 साल शायद रहा मैं चेयरमैन, लेकिन मैं उस तरफ लेके जा रहा था। बॉलिंग मशीन के कंप्यूटराइज्ड मैंने उनको कहा था कि ऑर्डर करें, वो लाएं, ताकि हम जिस टीम से खेलने जा रहे हैं, आईसीसी की वीडियोस होती है, अब उसके तहत जाएं और अगली टीम की तैयारी करके जाएं। लेकिन बहरहाल हमारा वक्त गुजर गया और उसके बाद जो दूसरे लोग आए हैं, मेरी तो उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान के नाम की इज़्ज़त रखें और इकट्ठे मिल के चलें, और उसमें हर चीज़ मेरिट पे हो। ये क्रिकेट हमारे या बोर्ड की नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की क्रिकेट है। हर पाकिस्तानी को मौका मिलना चाहिए कि वो उसको मौका मिले और ऊपर आए, और जो परफॉर्म कर सकता है तो उसकी सलाहियत के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाए। आपके ख्याल में जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं, क्या वो उसके आने से टीम की जो मेयार है वो बेहतर हो सकता है? गैर मुल्की कोचेज़ का तब फ़ायदा है क्योंकि मेरे दौर में भी गैर मुल्की कोच आए थे, और सिलेक्शन में ये इंतखाब साहब और ग़ालिबन ज़हीर अब्बास साहब थे, इनकी टीम कमेटी बनाई थी, तो उन्होंने उसको सेलेक्ट किया था। ऑस्ट्रेलियन जो कोच था हमारे दौर में, उसका तब फ़ायदा है कि अगर हमने गैर मुल्की कोच की जो डायरेक्शंस है उस पर अमल करना है। हमारे जो जितने नीचे हमारे एनालिस्ट हैं, उनकी टीम उस कोचेस के साथ होनी चाहिए, ताकि हर प्लेयर की कमज़ोरी निकालें, उसकी कमज़ोरी को दूर करें, और जो भी उसकी गेम खेलते वक्त एक वीकनेस है उसको दूर करना चाहिए। और मैंने अपने दौर में एक रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम निकाला था। जो हमारे टॉप के प्लेयर्स हैं, जब वो देखता था कि उनमें कोई बैड पैच आ गया है, तो मैं उससे निकाल के मैं कहता था इसको रिहेबिलिटेट करें। तो एकेडमी में बनाया था, और उसमें हमारे जो कोचेज़ हैं वो भी उसके साथ काम करते थे। एक दफ़ा शाहिद खान अफरीदी, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर था पाकिस्तान के, तो उन पे एक बैड पैच आ गया था, तो बड़े वो डिसहार्टेड थे। और मेरे पास भी साउथ अफ्रीका में गया तो मुझे मिले, तो मुझे उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि अभी मेरी परफॉर्मेंस उतना नहीं है। तो मेरे से मुझे आइडिया आया, तो फिर मैंने उनको एकेडमी में भेजा और महीना एक लगाया। उसके बाद अगले मैचेस के लिए जब शाहिद अफरीदी आए, तो उसी शाहिद अफरीदी ने बॉल को ऐसे ऐसे छिक्के मारे जो स्टेडियम से बाहर, मतलब टैलेंट तो उसमें बहुत था, लेकिन एक बैड पैच आ जाता है। और बोर्ड का काम होता है कि अपने खिलाड़ियों की जो वीकनेसेस है उसको दूर कराए एक्सपर्ट्स के ज़रिए, ताकि वो दोबारा रिहेबिलिटेट हो के दोबारा उसी फॉर्म में आके फिर मुल्क की खिदमत करे आके, इसके बजाय कि आप इसको ज़ाया कर दें, गिरा दें। कैसे देखते हैं ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं मिसबाह उल हक वगैरह और दूसरे जो खिलाड़ियों के दरमियान? मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल में क्या बेहतर किया जा सकता था जो अभी तक हो नहीं पाया? मेरे दौर में तो कोई नहीं आई, नॉट इवन ए सिंगल कंट्रोवर्सी। और मैं तो ख़ुद एक एक चीज़ को देखता था। अब जिस तरह मोहम्मद आमिर है, वो बड़ा टैलेंट है उसमें, और अगर उसकी ये जो सिचुएशन मैं टीवी पे देख रहा हूँ, मुझे अंदर का तो पता नहीं है लेकिन बोर्ड को चाहिए कि इसमें मुदाखलत करे, वो देखे, उसकी बात भी सुने, नहीं उसकी भी पूछे, मिसबाह साहब से भी पूछे, जो मसला है उस मसले को दूर करें और उनको इस तरीके से एज ए टीम बन के चलें। ये नहीं है कि ग्रुपिंग होनी चाहिए। जो ग्रुपिंग होती है जो तो एक दीमक की तरह होती है, बोर्ड को भी खा जाएगी और टीम को भी खा जाएगी। तो लिहाजा कोई ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। वी शुड ऑल प्ले फॉर पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री पाकिस्तान।
ज़का साहब, आपने पीएसएल का आगाज़ किया, उस वक्त आपने उसका सब चीज़ें खासी हद तक कर दी। उसके बाद आपको ज़ाहिर दोबारा इतना ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। बाद में आने वाले लोगों ने उसको एक ब्रांड बनाया। तो किस तरह देखते को आपने जो एक पौधा लगाया था, अब किस हद तक आप उससे मुतमन है कि जो अब पीएसएल की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला को बेहतरी की तरफ आप देख रहे हैं? आप ये देखें कि मैं एक दफ़ा अपने क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में अकेला बैठा था, तो मैं सोच रहा था कि आईपीएल चल रहा है, मैच सामने चल रहा था आईपीएल का। फिर मैंने देखा ऑस्ट्रेलिया का बिग बैश है, या हर मुल्क के अपनी अपनी कैरेबियन लीग होती है, सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि दिल में मेरे ख्याल आया कि पाकिस्तान की क्यों नहीं। तो मैंने कुछ लोगों से मशवरा किया, किसी ने कहा आप नाम रखें पाकिस्तान प्रीमियर लीग। तो मैंने कहा वो क्यों, कि इंडिया की है इंडियन प्रीमियर लीग, तो हम पाकिस्तान प्रीमियर लीग। मैं कहा हम क्यों इंडिया को फॉलो करें, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन टीम एंड ऑफ आवर ओन कंट्री। तो फिर मैंने जब ये लॉन्च करना था, तो मैंने हारून लुगाट साहब थे उस वक्त आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वहाँ से वो रिटायर हो रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप हमारे इसका ब्रांड एम्बेसडर बने, इसके हेड बने, और दुनिया को मैसेज जाए कि क्योंकि हमारे वो 2-3 खिलाड़ियों का इंग्लैंड में केस हो चुका था। तो मैं चाहता था ये ना हो कि फिर दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान पे कीचड़ उछालना शुरू कर दें। तो मैंने कहा क्लीन चेहरे आगे आएँ जो सामने हों, ताकि हम उनके नाम पे इस तरह लॉन्च करें और वो सपोर्ट करें पाकिस्तान। तो उनको हम ले आए, वो इधर आए, उन्होंने आके इधर पीएसएल में मेरी मदद की। फिर एक भट्ट साहब थे, उसको हमने चीफ एग्जीक्यूटिव लगाया, एक नीचे टीम लगाई। अब मैं इनको बोलूँ तो हमारे बोर्ड वाले कहें कि जी ये मुश्किल है, हम छोड़ ही दें, ये हमारे बस का काम नहीं है। मैं कहा बस का क्यों नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह। हमने तैयार कर लिया। फिर मैंने कहा कि जिसने आईपीएल बनाई थी वो कौन लोग थे। कोई इंडियंस थे जिन्होंने, एक कंपनी थी जिसमें किसी मिनिस्टर की बेटी भी थी उसकी। तो मैंने कहा कि हम उनको बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान तो आ नहीं सकते, वो दुबई आए। तो 1 साल लगा हमें सारा डॉक्यूमेंटेशन सारे तैयार करके फिर मैंने लोगो अनवील किया। और हमारा इधर वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में फंक्शन हुआ था, वुमेन टीम, मेंस टीम, सारे खिलाड़ी थे हमारे, हारून लुगाट साहब भी थे। और स्टेज पे हमने सारा लोगो अनवील किया। और हमने कहा कि इसके बाद अब हम मैच शुरू करने वाले थे, क्योंकि हम अपने मैचेस का आगाज़ करना था। तो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आ गई। तो नवाज़ शरीफ ने कहा कि मैं इनको तो चेयरमैन नहीं देखना चाहता, मैं उनको पसंद नहीं था। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि नजम सेठी को लाना है। तो फिर वो जो आगे बातें हैं फिर उस तरफ चल पड़ा। तो बहरहाल बनाया हमने, बिल्कुल करने वाले थे। सेठी साहब आए। फिर सेठी साहब को मैंने समझाया कि अब पीछे ना जाओ, इससे आगे डोंट वेस्ट योर टाइम और एंड मनी। मेरा शायद 1-2 करोड़ लगा था, तो उसने 20 करोड़ लगाए। वही लोगों रख के उसने फिर अनवील किया और 20 करोड़ भी लगाया। वो चाहता था कि मैं उसका क्रेडिट ले लूँ। मुझे तो क्रेडिट का फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे वो ले ले कोई ले ले। लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान का टाइम ना ज़ाया करो। तुम, मैं कह दूँगा कि तुमने ही किया है और इसको आगे लेके चलो, पीछे ना जाओ। बहरहाल उन्होंने किया। फिर जिस तरह हमारे पीएसएल चलते रहे, फिर जितने बुकीज़ थे सेठी साहब के दौर में वो सारे इन्वॉल्व हो गए हमारे पीएसएल में। और मैंने उस वक्त भी मीडिया में कहता रहा कि भाई बुकीज़ को रोको, इनको मत आने दो। अगर ये आएंगे तो हमारी पीएसएल को भी बदनाम करेंगे, खिलाड़ियों को भी बदनाम करेंगे। कोई ना कोई हमारा खिलाड़ी उसमें किसी में फंस जाएगा तो मुल्क की बदनामी भी होगी। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, अपनी मर्ज़ी से करते गए। और बहुत दफ़ा मैंने देखा आईसीसी के जो खुफिया लोग हैं उनकी एंटी करप्शन के, वो भी आए और उनसे मुझे पता चला कि वो कह रहे थे कि आपके तो यहाँ पर जुआ चल रहा है, अंदर मैच फिक्सिंग वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि ये करे। मैंने फिर मीडिया में आके कहा कि भाई खुदा के लिए बंद करो, अपना जो हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है एंटी करप्शन के उसको एक्टिव करो। उसका तो काम ही ये होता है कि जब टीम अंदर होटलों में ठहरी है तो जितने लॉबीज शॉबीज़ हैं उसको हम क्लियर करके रखें, कोई उधर बुकी नहीं आना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सोच थी और वो उसको लेके आगे चलते रहे। और आपके दौर में फिक्सिंग के हवाले से भी खासे जो चीज़ें आपने मामला कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वो आपका तजर्बा कैसा रहा? क्या इस तरह जो वाक़यात हैं उनको रोकथाम मुमकिन है पाकिस्तान में? मैं तो ये हैरान हूँ कि ये हुकूमत का काम ही नहीं है।
कि आप असेंबली में ले जाएं, उसमें ले जाएं। भाई जब आपकी अपनी नीयत ठीक है, आप करना चाहते हैं, तो आपके अपने टूल्स मौजूद हैं। आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसमें मैंने ISI के रिटायर्ड ऑफिसर्स उसमें भर्ती किए थे, पुलिस के बड़े सीनियर ऑफिसर्स उसमें रखे थे कि जो सब मिल के इस पे चलते थे और इस एंटी करप्शन और इस मैच फिक्सिंग बुकीज़ को पकड़ने के लिए। तो अब जाके वहाँ कानून बना लें, और कानून तो बहुत बने हुए हैं पाकिस्तान के, कौन से कितने कानून पे मुल्क में अमल होता है और क्या होता है। तो ये चीज़ तो अपने दिल में होती है कि मैंने क्या करना है। तो जब आपके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में PCB में लिखा हुआ है, आपके अपने जो पैरामीटर तो उसमें मेंशन है, तो आपको नेशनल असेंबली में किसी में जाने की कोई किसी हद तक भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। नेशनल असेंबली से आप क्या कराएंगे कि ये कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, तो आपको नहीं पता करप्शन नहीं होनी चाहिए। आप अपने बोर्ड में लिखा हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ICC कह रहा है, तो आप तो उसके ताबे हैं, उस पर चलना चाहिए। मतलब जाके कानून तो वैसे ही कहता है, जो चीज़ गलत है उसको आपको वैसे ही उसको रोकना चाहिए, उसके खिलाफ चलना चाहिए। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि बतौर चेयरमैन आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी कुछ सिफारिशात आती थी खिलाड़ियों को इंतखाब करने के हवाले से? सिफारिशें आई, बल्कि वो नाराज़ भी कुछ लोग हो गए। अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात है, तो नो सिफारिश एट ऑल, सब चीज़ें मेरिट पे होंगी। और बहुत सारे मेरे जानने वाले दोस्त यार भी आते थे, इसको कर लेते, मैं कहा नहीं, इसमें मत आप मुदाखलत करें, क्योंकि ये चीज़ हमारे मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है, और किसी की सिफारिश नहीं ली। और आप देखें कि उसमें बड़े बड़े नए टैलेंट आए, नए खिलाड़ी आए, वो जो निकल रहे थे उस वक्त। और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रहा था कि इंडिया के साथ में हमारे क्रिकेटिंग रिलेशंस हों। इंडिया में हम गए, इंडिया में खेलने गए, इंडिया के मैदानों पे जाके हम कामयाबी के अपने पाकिस्तान का झंडा लगा के भारत में आए। और मेरा दौर में मेरा ख्याल वाहिद ऐसा था जिसमें मैंने इंडियन गवर्नमेंट से बातचीत करके उनके फॉरेन मिनिस्टर से, तो मैंने को 3-4 हज़ार वीज़ास भी लिए पाकिस्तानी शायकीन के लिए, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। कोई मेरा उसमें इख्तियार नहीं था कि इश्तिहार दिया है, जो पहले आएगा ट्रैवल एजेंट से वो उनको बुक करते थे और उनको हम ले जाते थे, और वीज़ा इंडियन एम्बेसी देती थी। हम कहते थे आप देख लें, जो आपका कोई ऐसा बंदा है जो आप नहीं वीज़ा नहीं देते, ना दें, हम दूसरा बंदा दे दें। तो वो इस तरह एक बिल्कुल आर्म्स लेंथ पे रख के उसको लोग गए और वहाँ खेले। और बल्कि वहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि पाकिस्तान सीरीज़ जीत चुका था, ट्रॉफ़ी हमें मिल रही थी, तो मुझे उनके 4 फेडरल मिनिस्टर्स आए हुए थे, और वो मैं जाके पाकिस्तान के स्टैंड में बैठ गया। 0 डिग्री टेम्परेचर थी और बड़ी फ्रीजिंग कोल्ड था। मैं वहाँ बैठ गया, मैं 3000 जिनको वीज़े दिए थे, मैंने कहा मैं इनमें बैठूँगा आवाम में। वो कहने VIP रूम में आ जाए, मैं कहा VIP नहीं, मैं इसमें बैठता हूँ। वो खैर वो जब मैच के आखिरी ओवर आए तो वो भी हो के नीचे आ गए, तो उन्होंने कहा चलो आप पीछे आ जाएं, पीछे बैठ के हमारे साथ चाय तो पी लें। मैं वहाँ चला गया, तो उन्होंने कहा कि श्री जी आपको क्या मिला, पैसे तो हमने ले लिए, तो आपको क्या मिला। तो मैंने उनको जवाब दिया, जिसको जिस चीज़ से मोहब्बत हो, आपको पैसों से मोहब्बत है ले लें, पैसे तो मैंने कहा हर किसी लोगों के पास होती है, लेकिन हमें तो इज़्ज़त चाहिए, हम ट्रॉफ़ी लेके जा रहे हैं, पैसे आप रख लें। तो वो कहते हैं आपने तो हमें लाजवाब कर दिया, बड़े वो शर्मिंदा हुए, कहते हैं आपने तो कैसा ये जवाब दे दिया हमारे लिए। तो मेरे लिए तो बड़ी एक फ़ख्र की बात थी कि पाकिस्तान के लिए हम ट्रॉफ़ी लेके लाहौर उतरे, और यहाँ हज़ारों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी भाई उधर एयरपोर्ट में मौजूद थे अपनी टीम को रिसीव करने के लिए। ट्रॉफ़ी के साथ जब हम उससे एयरपोर्ट से बाहर आए तो हफीज़ और मिसबा दोनों मेरे साथ थे, और आके तो उधर जो लोगों की खुशी का जो मंज़र था वो देख के तो हमारा भी देख के तो बहुत खुशी हुई उससे। कैसे देखते हैं कि जो मौजूदा हालात में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठीक करने के लिए क्या ऐसा स्टेप लिया जाए जिससे बेहतरी लाना मुमकिन हो सकती है? सबसे बड़ा स्टेप तो यही है कि मेरिट सिलेक्शन और डिपार्टमेंट और रीजन और नीचे डिस्ट्रिक्ट्स में हर जगह चीज़ को रीएक्टिवेट करना चाहिए, और अगर ख़त्म भी कर दिया है तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को दोबारा एक्टिवेट करके रीजन के साथ उसको जम करके उनकी एक टीम बन जाए, चाहे उस तरह हो जाए। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि जो प्लेयर्स हैं
इनका रोज़गार बंद नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये बड़ी एक तकलीफ़ दह चीज़ है कि हमारे जितने पाकिस्तान के लिए जो खेलते हैं लोग, उनको हम एक इस तरह उनकी बेइज्जती मैं कहूँगा करते हुए देखते हुए तो मुझे दिल की तकलीफ़ होती है। ये थे ज़का अशरफ साहब, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट मामला को ठीक करने के लिए सिर्फ मेरिट की या यकीन दहानी करवाने की ज़रूरत है। ऐसे फैसले किए जाएँ जिनसे क्रिकेट को बेहतर की तरफ लाया जा सके। खुसूसन उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है उसको दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत होगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। उस वक्त इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।